नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत संज्ञा को लेकर आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। ध्यान रखिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा। संज्ञा तो समझिएगा, संज्ञा आखिर क्या है? किसी व्यक्ति की पहचान या वस्तु की पहचान या जगह की पहचान, ये पहचान ही दरअसल संज्ञा है। चाहे वो व्यक्ति की पहचान हो, चाहे वो वस्तु की पहचान हो, या फिर किसी स्थान की पहचान हो। तो इसीलिए इसकी परिभाषा दी गई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो संज्ञा क्या है? कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, या फिर वो वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो। जैसे हमने कहा कि उससे मिलना है, किससे मिलना है? तो उस व्यक्ति का कुछ नाम तो होगा, मानी मोहन, तो मोहन से मिलना है, तो मोहन या क्या है? संज्ञा। या हमें वहां जाना है, कहां जाना है? दिल्ली जाना है, तो दिल्ली क्या है? स्थान की पहचान, स्थान का नाम है, तो इसीलिए दिल्ली क्या है? संज्ञा। या फिर हमने ये कहा कि वो ले आओ, वो क्या ले आओ? कलम ले आओ, तो कलम क्या है? संज्ञा। तो चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसीलिए हमने इसकी परिभाषा जो लिखी है वो क्या है? कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपसे पूछा संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के कितने प्रकार है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए संज्ञा कितने प्रकार की है? संज्ञा यहाँ 5 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी एक स्थान, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, तो उन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान का बोध होता है, तो वहां, तो उन शब्दों में, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है।
यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता हो, यानी इंडिविजुअलिटी का बोध होता हो, जो चीज है वो केवल एक है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है या फिर एक स्थान है, यहाँ इंडिविजुअलिटी का जो बोध कराती है, वहां उन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या केवल इस परिभाषा मात्र से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है या किन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं। शॉर्टकट्स क्या है? जैसे जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, समस्त ऐतिहासिक घटनाओं में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन सब में हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि भाई प्लासी के युद्ध में कौन सी संज्ञा है, तो प्लासी के युद्ध में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्लासी का युद्ध अपने आप में एक है, इंडिविजुअलिटी का बोध करा रहा है। ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जो ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो स्वयं में इंडिविजुअलिटी का बोध कराती हैं, तो इन सभी उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा, समस्त पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं, जितनी भी पुस्तकें हैं या जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे रामायण क्या है? पुस्तक है और अपने आप में अकेली पुस्तक है। कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब अपने आप में पुस्तकें हैं। या हम कहते हैं किसी भी पत्र पत्रिका की बात करें, जैसे हम बात करते हैं हंस पत्रिका, तो अपने आप में एक है, या नागरिक प्रचारणी पत्रिका, तो अपने आप में एक है। तो जितनी भी पुस्तकें होंगी या पत्र पत्रिकाएं होंगी, वो भी सभी अपने स्वयं में एक इंडिविजुअलिटी का बोध कराती हैं, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कुरान शरीफ में कौन सी संज्ञा है, तो ये कुरान शरीफ दो चार नहीं है, एक ही है, तो इसलिए ये इंडिविजुअलिटी का बोध करा रही है। या फिर अगर आपसे कहा जाएगा रामायण में कौन सी संज्ञा है, तो रामायण में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगली बात हम करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। अगली बात जो हमारी आती है वो आती है कि जितने भी सागर या महासागर हैं, इन सागर या महासागरों के जो नाम हैं, उनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि वो अपने आप में अकेले हैं। तो सागर एवं महासागरों के नाम, तो इनमें भी कौन सी संज्ञा है? इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर, हिंद महासागर, तो ये अपने आप में इंडिविजुअलिटी यानी अपने आप में अकेले हैं। तो जहां पर इंडिविजुअलिटी का बोध होता है, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या फिर हमने कहा सप्ताह के दिनों एवं महीनों के नाम, जितने भी सप्ताह के दिन हैं या महीनों के नाम हैं, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। जैसे हम कहें जनवरी, तो जनवरी अपने आप में एक ही है, फरवरी अपने आप में एक ही है, या फिर हम सोमवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, बुधवार की बात करें, तो ये सब अपने आप में एक का बोध करा रहे हैं। तो इंडिविजुअलिटी का बोध हो रहा है, जैसे जनवरी, या फिर हमने कहा मंगलवार। तो इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा है? इन सभी शब्दों में जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए ऊपर हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम, आप जानते हैं कि दिशाएं भी अपने आप में इंडिविजुअल हैं, तो यहां भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इनमें कौन सी संज्ञा है? तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी का बोध करा रहे हैं।
नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों एवं ग्रहों के नाम, सूर्य चंद्र है, सूर्य चंद्र बृहस्पति शनि शुक्र, ये सब अपने आप में जितने भी नक्षत्र हैं तारामंडल हैं, इन सब में अपने आप, जैसे शुक्र में कौन सी संज्ञा है, तो शुक्र में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे त्योहारों के नाम, ध्यान रखिएगा, त्योहारों के नाम, तो इनमें कौन सी संज्ञा है, तो त्योहारों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ध्यान रखिएगा, त्योहारों के नामों में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे होली, दीपावली, तो होली दीपावली इन सब में कौन सी संज्ञा है, इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो समझे आप, तो जो जिन शब्दों से हमें किसी इंडिविजुअलिटी का बोध होता है, एक का बोध होता है, किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान का जो शब्द बोध कराते हैं, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चाहे वो ऐतिहासिक घटनाएं हो, चाहे वो पुस्तकें हो, पत्र पत्रिकाएं हो, सागर महासागरों के नाम हो, सप्ताह के दिनों या महीनों के नाम हो, या फिर दिशाओं के नाम हो, या नक्षत्रों या ग्रहों के नाम हो, या फिर त्योहारों के नाम हो, इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। आइए हम अगली बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, ध्यान रखिए। तो देखिए, हमारी अगली बात है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या संज्ञा, यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वर्ग विशेष की जाति या किसी चीज की जाति का बोध होता हो, यानी कैटेगरी का बोध कराती हो। ये कैटेगरी किसी की भी हो सकती है, यानी समाज में प्रचलित जाति जिनको हम पर्टिकुलर पहचान से जानते हैं, तो उनका बोध होता हो, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पुरुष, लड़का या लड़की, इनकी अपनी एक जाति है कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो ये पूरी एक जाति का बोध कराती है। या जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो भी एक किसी न किसी जाति के अंतर्गत कैटेगराइज हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी जाति का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी जाति, जाति के बीच में लिख दीजिए, एक शब्द लिख दीजिएगा कैटेगरी, कैटेगरी का बोध होता है, उन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती। यानी कैटेगरी है, जैसे पंखा है तो पंखे की अपनी एक कैटेगरी है। पंखा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बॉल माउंट भी हो सकता है, लेकिन पंखे की पहचान एक जाति के अंतर्गत आती है कि हाँ भाई ये पंखे की जाति, ये हवा देने वाली चीज है, ये पंखा है। अब पंखा कैसा भी हो सकता है। या अगर हम नदियों की बात करें तो भाई ये नदियां हैं, नदियां बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। ये पर्वत है, तो ये इनकी अपनी एक कैटेगरी है कि हाँ पर्वत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो या पशु पक्षी, ये घोड़ा है, अब घोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अरबी घोड़ा भी हो सकता है, भारतीय घोड़ा भी हो सकता है। तो ये, लेकिन घोड़े की अपनी एक पहचान है, एक जाति है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी जाति यानी कैटेगरी का बोध होता है, उन संज्ञा शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। कि लेकिन केवल इससे हम उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे नंबर 1, समस्त व्यवसाय व उनको करने वाले लोग। जितने भी व्यवसाय होते हैं और उनको करने वाले लोग हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय आपने अपना लीजिए। अगर सोने का व्यवसाय करते हैं तो सोनार है, तो इसकी एक जाति हो गई। लोहे का काम करते हैं तो लोहार है, धोने का काम करते हैं तो धोबी हैं। या फिर पेशा आपने जैसे डॉक्टरी अपनाया हुआ है तो डॉक्टर है, ये भी क्या है, व्यवसाय है। इंजीनियरिंग, तो इन सभी शब्दों में डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैकेनिक जो है, चर्मकार, सोनार, लोहार, इन सभी में कौन सी संज्ञा है, इनमें सभी में जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, समस्त व्यवसाय और उनको करने वाले, चाहे वो सोने का काम करने वाले सोनार हो, या फिर लोहे का काम करने वाले लोहार हो, या धोने का काम करने वाले धोबी हो, या चमड़े का काम करने वाले चर्मकार हो, या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या मैकेनिक हो, तो इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा है भाई, इन सभी शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान से रखिएगा, समझिएगा।
दूसरी बात, समस्त पद एवं पदाधिकारी, जितने भी पद हैं या पदाधिकारी हैं वो सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोई भी पद ले लीजिए, वो क्लर्क का पद है या सचिव का पद है या अध्यक्ष का पद है, तो इन सभी शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होगी। या फिर हमारा अध्यक्ष है, सचिव है, चपरासी है, क्लर्क है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सारे क्या हैं, ये पद हैं। तो यहां पर जैसे मानिए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री में कौन सी संज्ञा है साहब, मुख्यमंत्री में जातिवाचक संज्ञा है। या राष्ट्रपति में कौन सी संज्ञा है, तो राष्ट्रपति में जातिवाचक है। या प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है, तो प्रधानमंत्री में जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे किसी ने पूछा सचिव में कौन सी संज्ञा है, तो सचिव में जातिवाचक संज्ञा है। या चपरासी में कौन सी संज्ञा है, तो चपरासी में जातिवाचक है। या क्लर्क में कौन सी संज्ञा है, तो क्लर्क में जातिवाचक संज्ञा है। या अध्यक्ष में कौन सी संज्ञा है, तो अध्यक्ष में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि समस्त पद और पद उनके पदाधिकारी किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। हाँ, पर्टिकुलर अगर किसी विशेष की बात हो, एक की बात हो, जैसे किसी एक चीज से जुड़ा हो, जैसे माने भारत का राष्ट्रपति, तो वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति ये पूरी जाति का बोध करा रही, राष्ट्रपतियों की जाति का बोध करा रही है, तो कैटेगरी का बोध करा रही है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। भारत का प्रधानमंत्री, तो ये पर्टिकुलर एक का बोध करा रही है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन केवल प्रधानमंत्री में जातिवाचक होगा, क्योंकि कहीं का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। सचिव, तो इसमें जातिवाचक है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कहें कि मंडी समिति का सचिव, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही चपरासी, क्लर्क, अध्यक्ष, तो जितने भी पद हैं या उनसे जुड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी में जातिवाचक संज्ञा होती है। अगली बात हम करेंगे प्राकृतिक घटनाएं एवं स्थिति। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक घटनाएं ले लीजिए, जैसे बाढ़ ले लीजिए, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। या वर्षा ले लीजिए, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत ले लीजिए, यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। नदियां ले लीजिए, तो यहां भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यही होती खूनी वर्षा, अम्लीय वर्षा, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाती। हिमालय पर्वत हो जाता तो पर्टिकुलर एक की बात होती, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाती। लेकिन पर्वत है तो जातिवाचक है। गंगा नदी, पर्टिकुलर एक की बात होगी, तो वहां क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन नदियां तो ये पूरी की पूरी जाति का बोध करा रही, तो यहां पर जातिवाचक। ऐसे ही आप समझिएगा समस्त पशु पक्षी, इनकी भी अपनी कैटेगरी है, समस्त पशु पक्षी, तो इनकी भी अपनी एक अलग पहचान है, अलग है जो है आइडेंटिफिकेशन है इनका। तो जैसे घोड़ा, तो इसमें कौन सा है, ये पशु है, तो यहाँ पर जो है वो जातिवाचक होगा। क्लियर। हाथी है तो यहाँ पर जातिवाचक है। ठीक है, गाय है तो यहाँ पर जातिवाचक है। लेकिन पर्टिकुलर अगर होता चेतक घोड़ा, तो यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाता। ऐरावत हाथी तो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन हाथी है तो यहाँ पर जातिवाचक ही होगा। तो जितने भी व्यवसाय हैं उनको करने वाले लोग हैं, या समस्त पदाधिकारी या पद हैं, या प्राकृतिक घटनाएं हैं, या समस्त पशु पक्षी, इन सभी चीजों में जातिवाचक संज्ञा होगी। आइए हम अगली स्थिति के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि समूहवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए। समूहवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से हमें पूरे समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें पूरे समूह का बोध होता है, किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। यानी जो संज्ञा शब्द हमें समूह का बोध कराते हैं, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि आप देखिए मेला, ये समूह का बोध करा रहे हैं। दल, समूह का बोध हो रहा है। कतार, समूह का बोध करा रहे हैं। पंक्ति, समूह का बोध हो रहा है। गिरोह, समूह का बोध हो, समूह का
बोध होता है हमें। यहां पर देखिए, टुकड़ी, सेना, आर्मी, सभा, समिति, लोकसभा, विधानसभा, मंडल, कमेटी। तो ये सभी शब्द हमें किसका बोध करा रहे हैं? समूह का बोध करा रहे हैं। चाहे वो मेला हो, इसमें भी समूह है, दल में भी समूह है, कतार में भी, पंक्ति में भी, गिरोह में भी, टुकड़ी में भी, सेना में भी, आर्मी में भी, सभा में भी, समिति में भी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, मंडल में भी, कमेटी में भी। तो ये सारे के सारे शब्द हमें किसी समूह का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। तो देखिए, अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें व्यक्ति की मनोदशा, शारीरिक दशा या पदार्थ के गुणधर्म का पता लगता है, तो उन शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें व्यक्ति की मनोदशा, मनोदशा का मतलब है मन की दशा। मन की दशा में कुछ भी हो सकता है। इसमें मन की दशा में ईर्ष्या भी हो सकती है, इस मन की दशा में ग्लानि भी हो सकती है, इसकी मन की दशा में भय भी हो सकती है, इस मन की दशा में श्रद्धा भी हो सकती है, इस मन की दशा में करुणा भी हो सकती है, इस मन की दशा में वैमनस्य भी हो सकता है, इस मन की दशा में प्रेम भी हो सकता है, इस मन की दशा में मातृत्व भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे मन की दशाएं हैं। दूसरी, शारीरिक दशा। शारीरिक दशा, शारीरिक दशा में क्या है बेटे? शरीर की दशा। अब शरीर की दशा में कुछ भी हो सकती है, कमजोरी, बुढ़ापा, थकान, जवानी, कुछ भी ये शरीर की दशा हो सकती है। तो ये हमें शरीर की दशा का बोध कराती है। या पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ के गुणधर्म, किसी भी पदार्थ के गुणधर्मों की अगर बात हो तो जैसे खटास, मिठास, कड़वा या कड़वाहट या तीखापन है, तो ये हमें पदार्थ के गुणधर्म का बोध कराते हैं। खटास, मिठास, कड़वाहट, तीखापन, जो है गर्म, ठंडा, तो ये सारे क्या है? पदार्थ के गुणधर्म हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों में हमें व्यक्ति की मनोदशा, शारीरिक दशा या पदार्थ के गुणधर्म का बोध होता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे भाव को बतलाती है। दूसरी बात, एक नोट, बहुत विशेष बात यह है कि जिन संज्ञा शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया हो, अक्सर कुछ संज्ञा शब्दों में, अक्सर कुछ संज्ञा शब्दों में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया हो, वहां भी भाववाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा। यानी जिन संज्ञा शब्दों में अगर प्रत्ययों का इस्तेमाल दिखाई दे तो भी हमें भाववाचक संज्ञा दिखाई देती है। जैसे मानी ता एक प्रत्यय है, अब ये हमने जोड़ दिया मित्रता,
तो मित्रता में भाववाचक संज्ञा होगी, मित्र के साथ में ता प्रत्यय जुड़ गया। शत्रुता, ठीक है, धीरता, गंभीरता, तो इन सभी में ता प्रत्यय जोड़ने से ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गए। मित्र, शत्रु, धीरज और गंभीर, इन सभी में ता प्रत्यय जब जुड़ा तो ये सब किस में परिवर्तित हो गए? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गए। ऐसे देखते हैं, देखिए, पन, लड़कपन, अपनापन, अपनापन, तो इन सब में पन प्रत्यय जुड़ गया, ठीक है। ऐसे ही त्वब, मातृत्व, भ्रातत्व, गुरुत्व, तो इन सभी संज्ञा शब्दों में कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय जुड़ा, तो ये कौन से हो गए? इनमें भाववाचक संज्ञा हो गई। तो जिन संज्ञा शब्दों में व्यक्ति की मनोदशा, शारीरिक दशा या पदार्थ के गुणधर्म का बोध हो, या फिर जिनमें प्रत्ययों का प्रयोग दिखाई दे, तो उन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अगर आपसे कोई कहता है भाई मिठास में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बोलोगे? भाववाचक। कड़वाहट में, तीखापन में, मित्रता में, शत्रुता में, धीरता में, गंभीरता में, लड़कपन में, अपनापन, भ्रातृत्व, मातृत्व, गुरुत्व, इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो इन सभी शब्दों में जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब अगली संज्ञा की बात करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें द्रव्य की तीनों अवस्थाओं का बोध हो, होता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें द्रव्य की तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, तो वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य की तीनों अवस्थाएं कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव्य, गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं का जहां बोध होगा जिन संज्ञा शब्दों में, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो सबसे पहले देखिए, हम ठोस की बात करते हैं, तो आप जानते हैं ठोस में कौन सा आया? सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है। तो ये सभी द्रव्य की ठोस अवस्था का बोध कराते हैं। तो इन सभी शब्दों में हमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे द्रव्य की बात है, तो आप जानते हैं पेट्रोल, डीजल, तेल, घी, तो ये सभी जो है पदार्थ की या द्रव्य की द्रव अवस्था का बोध कराते हैं। ऐसी गैसीय अवस्था को देखेंगे तो गैस के अंतर्गत जैसे अमोनिया आ गया, हवा आ गया, हवा, वायु, ठीक है, इसको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन सभी शब्दों में हमें द्रव्य की गैसीय अवस्था का बोध होता है। तो इन सभी शब्दों में हमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा दिखाई देगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि तेल में कौन सी संज्ञा है, तो तेल में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। वायु में कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। हाइड्रोजन में कौन सी है? द्रव्यवाचक। ऑक्सीजन में द्रव्यवाचक। जस्ता में द्रव्यवाचक। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें पदार्थ की द्रव्य की तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो संज्ञा को आपने अच्छे से समझा होगा कि संज्ञा क्या है? किसी चीज की पहचान, चाहे वो व्यक्ति की पहचान हो या वस्तु की पहचान हो या स्थान की पहचान को, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक में जिन संज्ञा शब्दों में हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध हो, यानी जो हमें
इंडिविजुअलिटी का बोध कराते हो जो शब्द वहां पर व्यक्तिवाचक होगी, और जो कैटेगरी या पूरी जाति का बोध कराते हो वहां जातिवाचक, जो समूह का बोध कराते हो वहां समूहवाचक, और जहां पर मनुष्य की मनोदशा, शारीरिक दशा या पदार्थ के गुणधर्म का बोध होता हो, या जिन शब्दों में प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है। और जहां हमें द्रव्य की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस की जानकारी मिलती है तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो ये हमारा टॉपिक था संज्ञा के ऊपर। तो आपको आनंद आया होगा निश्चित रूप से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम किसी और चीज के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।